नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। यह जो टेस्ट नंबर 8 है यह करंट अफेयर्स से संबंधित टेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य है भारत के सभी छात्रों और शोधकर्ताओं को शोध पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना। सही है। इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है। यह भी सही है। यह केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होगा। गलत, क्योंकि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है यह सरकारी संस्थानों और निजी संस्थानों दोनों पर लागू होंगे। यह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की व्यक्तिगत पत्रिका सदस्यताओं को प्रतिस्थापित करेगा। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स की पहल शुरू की है? तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स की पहल शुरू की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बाह्य अंतरिक्ष के असैनिकरण पर आधारित एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित संधि है। गलत है, क्योंकि यह जो आर्टेमिस समझौता है संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में नहीं होता है बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA के द्वारा नासा के माध्यम से शुरू किया गया है। यह एक वैश्विक संधि नहीं है बल्कि एक द्विपक्षीय समझौता है। भारत इस संधि का एक हस्ताक्षर करता है। सही है। यह संधि चंद्रमा और मंगल की शांतिपूर्ण और पारदर्शी खोज को बढ़ावा देती है। सही है। चीन और रूस इस पहल के प्रमुख सदस्य हैं। गलत है, चीन और रूस इस समझौता में शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है मेलघाट परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेलघाट परियोजना जो है महाराष्ट्र में जनजातीय कुपोषण से संबंधित है। महाराष्ट्र में मेलघाट जो है यह एक जनजातीय क्षेत्र है जो उच्च बाल कुपोषण के लिए जाना जाता है। मेलघाट परियोजना एक सरकारी पहल है जो बालकों के स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पोषण को पूरा करना और जागरूकता के माध्यम से इस पोषण से संबंधित मुद्दों को जागरूकता फैलाना ये संबंधित है। तो मेलघाट परियोजना संबंधित है महाराष्ट्र में जनजातीय कुपोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये युग्म है योजनाएं और उससे संबंधित नोडल एजेंसियों से संबंधित योजनाएं हैं। तो PM विश्वकर्मा योजना MSME मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। PM विश्वकर्मा योजना सही है। PM ई बस सेवा योजना सड़क परिवहन मंत्रालय। गलत, क्योंकि PM ई बस सेवा जो है यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। PM पोषण योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और मेरा युवा भारत माई भारत युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, केवल 1, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में शुरू की गई भारत की पहली AI मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत की पहली AI मिशन कब शुरू की गई थी? जनवरी 2025 में शुरू की गई थी। और भारत की पहली AI मिशन का उद्देश्य क्या है? तो एक ओपन सोर्स AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। AI मिशन का उद्देश्य है एक ओपन सोर्स AI पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। AI मिशन भारत विशिष्ट ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म बनाना, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, AI से संबंधित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, नैतिक उपयोग और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केंद्रित करना संबंधित है AI मिशन से। यह जो शुरू किया गया है यह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया AI मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें 2024-25 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी अर्थात LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी को नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, इन तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दरअसल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के पूर्व नेता और पूर्व गृह मंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जिन्हें किसान नेता थे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके अतिरिक्त बिहार से संबंधित कर्पूरी ठाकुर, बिहार से संबंधित कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और दूसरे MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को, इन 5 लोगों को भारत रत्न से वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM किस देश में संपन्न हुई? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत में संबंध हुई। भारत में ATCM की 46वीं बैठक, भारत में ATCM की 46वीं बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत का स्थान बांग्लादेश और नेपाल सहित अपने सभी पड़ोसियों से नीचे था, सही है। यह रिपोर्ट FAO और UNDP के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है, गलत है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है यह दो संस्थाओं के द्वारा जारी की जाती है। कौन? आयरलैंड का एक NGO है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड का एक NGO है, जबकि दूसरा है जर्मनी का NGO वेल्थ हंगर हिल्फे। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। तीसरा, भारत सरकार ने इंडेक्स में उपयोग की गई पद्धति को खारिज कर दिया। भारत सरकार इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का विरोध करता है, ये सही है, क्योंकि इसमें जो पद्धतियां अपनाई जाती है भारत सरकार उसका विरोध करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी की गई। इससे संबंधित तथ्य ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2 संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। क्या? आयरलैंड का एक NGO है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा जर्मनी का NGO वेल्थ हंगर हिल्फ है। ये दोनों संस्थाएं मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती है। वर्ष 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ है, इसके तहत भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2024, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। 127 देशों के बीच यह रैंकिंग जारी की गई, जिसमें से भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था। अब देखते हैं, भारत का स्थान बांग्लादेश और नेपाल सहित अपने सभी पड़ोसियों से नीचे है। तो बांग्लादेश, नेपाल का स्थान 68वां रहा। उसके बाद से श्रीलंका का स्थान 56वां रहा। बांग्लादेश का स्थान 84वां था। तो भारत इन तीनों पड़ोसियों से भारत का स्थान नीचे रहा है। भारत का स्थान कितना रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2024 में? 105वां, 127 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसिंडेक्स अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किसके बीच एक नौसेना अभ्यास है? तो ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नौसेना अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2025 में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा ने। उड़ीसा ने स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं से संबंधित स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। यह महिलाओं के लिए ऋण, बीमा, विपणन और क्षमता निर्माण सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा सरकार ने यह मिशन शक्ति स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 में संपन्न हो गया है।
तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने किया है। वर्ष 2025 में ब्राजील ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 में आयोजित हुआ है, यह 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। ब्राजील के राजधानी रियो डी जनेरियो में जनवरी में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जो कि वर्ष 2025 में हुआ। अब 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित होगा, यह भारत की मेजबानी में आयोजित होगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 में आयोजित होगा और यह भारत में आयोजित होगा। जब ब्रिक्स की बात हो रही है तो प्रारंभ में BRIC अर्थात ये चार देश मिलकर ब्रिक का निर्माण किए। कौन कौन से चार देश? चाइना, इंडिया, रसिया और ब्राजील, ये मिलकर ब्रिक्स का इन्होंने निर्माण किया। वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अब वर्तमान में इस ब्रिक्स देशों की सदस्य संख्या बढ़कर हो गई है 10। वर्तमान में ब्रिक्स देशों की सदस्य संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन था वर्ष 2009 ईस्वी में रूस में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। अभी वर्तमान में ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। वर्ष 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये 5 देश इस ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल हुए और इनकी संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। अर्जेंटीना भी ब्रिक्स में शामिल होने वाला था, किंतु आधिकारिक रूप से उसने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया। तो वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या हो गई है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सही है? तो जनता में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना सही है। राष्ट्रीय विकास के लिए वैज्ञानिकों को मान्यता देना सही है। अनुसंधान और नवाचार में PPP अर्थात सार्वजनिक निजी भागीदार को प्रोत्साहन करना गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में देखा गया शब्द GOBARDHAN अर्थात गोवर्धन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पशु और जैविक चारों से वायु ऊर्जा निर्माण से संबंधित है गोवर्धन योजना। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में इसे देखा गया था, किंतु यह जो गोवर्धन योजना है यह वर्ष 2018 ईस्वी में गोवर्धन योजना शुरू हुआ था। गोवर्धन का जो अर्थ है अर्थात इसका फुल फॉर्म जो होगा यह होगा गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करता है, गलत है, क्योंकि यह 50% नहीं बल्कि 33% आरक्षण की बात करता है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो आरक्षण केवल परिसीमन और जनगणना के बाद लागू होगा, सही है। यह आरक्षण 2023 में संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया था, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 और 3। जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात हो रही है, तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में पेश किया गया था 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। संसद में इसे पेश किया गया था 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में, अधिनियम के रूप में। यह जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कि संसद से पास हो गया है, यह
किस नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया था? तो 128वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया था और जब यह पारित हो गया तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा दोनों संस्थाओं से पास हो गया है, तो यह किस किस भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है यह 330 आर्टिकल 330 को प्रभावित करता है। आर्टिकल 330 जो कि लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 332 को पारित करता है, प्रभावित करता है, यह राज्यसभा में आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 239 ए 239 को प्रभावित करता है, जो कि यह दिल्ली विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। यह 3 आर्टिकल किसको 330, 332 और 239 आर्टिकल को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2024 में ब्रिक्स समूह में नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है? तो अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स जो पहले 4 देशों का समूह है, जब इसका स्थापना हुआ तो यह 4 देशों का एक समूह था। 2010 में यह 5 देशों का समूह बन गया, जब इसमें साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ा। वर्ष 2024 में 5 सदस्य और इसमें जुड़ गए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, और अब सदस्य देशों की संख्या इसमें बढ़कर हो गई है 10। तो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि कौन सा देश 24 में ब्रिक्स समूह में नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया। तो मिस्र भी नए सदस्य के रूप में जुड़ा है और सऊदी अरब भी नए सदस्य के रूप में जुड़ा है। अर्जेंटीना ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, क्योंकि पहले अर्जेंटीना को इन देशों के साथ ब्रिक्स समूह में शामिल होना था, किंतु अर्जेंटीना ने आधिकारिक रूप से इस समूह में शामिल होने से मना कर दिया। तो मिस्र और सऊदी अरब, इन ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से मिस्र और सऊदी अरब ब्रिक्स के सदस्य हैं, बाकी अर्जेंटीना इसका सदस्य नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को व्यापार योग्य क्रेडिट्स के साथ पुरस्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका उद्देश्य है 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिक के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग विकसित करना। सही है। मिशन का समन्वय परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। गलत है, क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा नहीं बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसका समन्वय किया जाता है। यह क्वांटम संचार और एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी, एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान केंद्रित करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया यूविन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूविन प्लेटफॉर्म यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित टीकाकरण को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में COP28 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो 28 जो कि दुबई में आयोजित हुआ था, यह जो 28 शिखर सम्मेलन है COP28, यह वर्ष 2024 में नहीं बल्कि वर्ष 2023 में आयोजित हुआ था। तो वर्ष 2023 में COP28 की मेजबानी की थी यूएई ने, यूएई के दुबई में आयोजित हुआ था। COP29 जो आयोजित होगा यह वर्ष 2024 में अजरबैजान के बाकू में होगा, और COP30 जो आयोजित होगा यह ब्राजील में होगा नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में ब्राजील में आयोजित होगा COP30। COP29 आयोजित हुआ था अजरबैजान के बाकू में, और 2023 में COP28 हुआ था दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के बजट चर्चाओं में देखी गई PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस एक्स
इंडस एक्स पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जो इंडस एक्स पहल है यह भारत और अमेरिका के बीच एक रक्षा नवाचार है। सही है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में संयुक्त स्टार्टअप और अनुसंधान का समर्थन करना है। सही है। यह पहल नीति आयोग द्वारा नासा के साथ साझेदारी से संचालित की जाती है। गलत है, क्योंकि इस पहल का नेतृत्व नीति आयोग या नासा के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इसे अमेरिका की रक्षा विभाग और भारत के रक्षा मंत्रालय, अमेरिका का रक्षा विभाग और भारत का रक्षा मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इसका संचालन किया जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बिजली क्षेत्र में प्राप्ति पोर्टल का महत्व क्या है? भारतीय बिजली क्षेत्र में प्राप्ति पोर्टल का महत्व क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह डिस्कॉम से बिजली उत्पादकों को भुगतान को ट्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर की तुलना में कम से कम 30% कम करना है। सही है। भारत इस प्लेज का संस्थापक हस्ताक्षर करता है। भारत ने इस प्लेज पर अभी तक हस्ताक्षर ही नहीं किया, इसलिए यह कथन गलत है। इस प्लेज में विकासशील देशों को मीथेन रिसाव की निगरानी के लिए वित्त पोषण शामिल है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर पहल का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर अर्थात NDEAR का इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी मौजूदा शिक्षा मंचों और सामग्री को एक ढांचे के तहत एकीकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह UNDESA अर्थात आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही है। रिपोर्ट 2025 में वैश्विक विभाग के विकास के लगभग 2.2% तक धीमा होने की भविष्यवाणी की गई है। सही है। WESP रिपोर्ट में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है। सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की PM कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह कृषि पंपों के सौर्यकरण के लिए प्रावधान करती है। PM कुसुम योजना, यह PM कुसुम योजना है जो वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इसमें नहर शीर्ष सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना शामिल है। सही है। यह मनरेगा उपकरणों के तहत ग्रामीण रोजगार का लक्ष्य रखती है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के अंत में पुनः पुष्टि किए गए भारत के नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2070 तक भारत ने नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किस मेजबान देश में हुआ था? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जो शुभारंभ हुआ था वो भारत के मेजबानी में हुआ था। भारत में जब G20 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। तो उसी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया था भारत की मेजबानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सूर्य घर भाग्य योजना के तहत पहला सोलर रूफटॉप PV कार्यक्रम किसके स्थापना को लक्षित करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता को लक्षित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क NDGF में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल है? तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और डिजाइन द्वारा गोपनीयता। सही है। सरकारी अनुसंधान के लिए खुला डेटा एक्सेस। सही है। सहमति के साथ निजी फर्मों के द्वारा नागरिक डेटा का मुद्रीकरण। गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित विकसित भारत संकल्प इंडेक्स का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहा प्रोजेक्ट मिलन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जब संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात हो रही है तो यह प्रोजेक्ट मिलन नहीं बल्कि एक्सरसाइज मिलन होगा, अर्थात अभ्यास मिलन होगा। तो अभ्यास मिलन यह भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है अभ्यास मिलन। यह आवर्ती बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका मेजबानी भारत करता है और नवीनतम 2025 संस्करण में इंडोनेशिया इसका प्रमुख भागीदार था, जिसमें सेशेल्स, मॉरिशस आदि भी इसमें शामिल थे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर का मुख्य फोकस क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भूजल पुनर्भरण में सुधार के लिए जल निकायों का पुनर्जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूके ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य सीमा पार हरित बिजली व्यापार को बढ़ावा देना है। सही है, यह भारत के ग्रिड को सीधे यूके से जोड़ेगा। गलत है, क्योंकि भौगोलिक रूप से भारत के ग्रिड को सीधे यूके से जोड़ना लगभग अभी वर्तमान परिस्थितियों में असंभव है। यह परियोजना G20 देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा विनियम का समर्थन करती है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राष्ट्रीय योजनाओं के तहत भारत के 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के रोल आउट का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत 2030 तक सौर ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई विकसित भारत @2047 अभियान का मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो सही उत्तर, विकसित भारत @2047 अभियान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत के लिए 25 वर्षीय दृष्टिकोण को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में क्लाइमेट बजट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा हाल ही में पहला क्लाइमेट बजट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू टेलीकॉम बिल 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो न्यू टेलीकॉम बिल कब आया था, वर्ष 2024 में न्यू टेलीकॉम बिल आया था। इसके तहत यह जो बिल है यह 1885 के भारतीय टेलीग्राम अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। सही है, यह सरकार को राष्ट्रीय हित में अस्थायी रूप से टेलीफोन नेटवर्क पर नियंत्रण लेने की शक्ति देता है। सही है, यह टेलीकॉम ऑपरेटरों के बीच स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति देता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की शुरुआत में आयोजित आदि महोत्सव प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आदि महोत्सव ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। आदि महोत्सव ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। ट्राइफेड अर्थात भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में और आदि महोत्सव का आयोजन ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। ट्राइफेड अर्थात भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया एक्ट 2024 ड्राफ्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है। उत्तर ऑप्शन नंबर है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में WHO के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस भारतीय शहर ने आयोजित किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। गांधीनगर जो कि गुजरात में है। गुजरात के गांधीनगर में WHO और आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी, जो आयुर्वेद और पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों में भारत के नेतृत्व को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया स्पार्क कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फिर से उच्च शिक्षण संस्थानों में ट्रांसडिसिप्लिनरी अनुसंधान को वित्त पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI जारी करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी करता है। तो
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जारी किया गया वर्ष 2024 में, तो वर्ष 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत की स्थिति है 96वां। भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है 180 देशों में। 180 देशों का रैंक जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जिसमें से भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 96वां। भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले पिछले वर्ष भारत का स्थान था 93 और इस साल स्थान हुआ है 96। अब बात होती है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक जो जारी किया गया है, जिसमें वर्ष 2024 में भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? अर्थात पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, तीसरे स्थान पर है सिंगापुर, जबकि सबसे भ्रष्ट देश जो है दक्षिणी सूडान है। सबसे भ्रष्ट देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, जिसे 180वां अर्थात अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की ऋण प्रदान करता है। सही है। इसमें 3 श्रेणियां शामिल है, शिशु, किशोर और तरुण। 3 श्रेणियां कौन कौन सी शामिल है? शिशु, किशोर और तरुण। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब शिशु श्रेणी में 50,000 रुपए तक के ऋण प्राप्त होते हैं, किशोर श्रेणी में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के ऋण और तरुण श्रेणी में 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे CPSES अर्थात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संगठनों की गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए स्थापित किया गया था। सही है। यह केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में कार्य करती है। सही है। यह राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम जो है, यह केवल भूमि पार्सल का मुद्रीकरण करता है, न कि इमारतों या बुनियादी ढांचों का। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 132 शहरों के लिए विशिष्ट MP 2.5 कमी लक्ष्य को निर्धारित करता है। सही है। इसका लक्ष्य 2017 की तुलना में 2026 तक PM 2.5 और PM 10 स्तरों को 20 से 30% कम करना है। सही है। NCAP अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में प्रत्येक भाग लेने वाले शहर में समर्पित वायु गुणवत्ता निधि के साथ एक वित्तीय तंत्र शामिल होती है। गलत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस कार्यक्रम का समन्वय करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह केवल उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान देती है। सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में है, भारत के गुरुग्राम में। सदस्यता केवल G20 देशों तक सीमित है। गलत है। ISA वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन और सौर लागत पर सोलर इंडेक्स रिपोर्ट आयोजित करता है। सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 4 सही। जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से। COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की घोषणा की गई थी। भारत और फ्रांस के सहयोग से वर्ष 2015 में इसे स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी रिकॉग्निशन पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फसलों की स्वदेशी प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान देता है। सही है। PGSB अर्थात PGSB गांवों को पुरानी प्रजाति के बीजों को बचाने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं। सही है।
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को बीज संप्रभुता छोड़नी पड़ती है, गलत है। इसे ICAR और राष्ट्रीय जीन निधि के द्वारा लागू किया जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसको मापता है? तो ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस इंडेक्स GGFI यह जो है वित्तीय केंद्रों में हरे वित्त पर्यावरण की सापेक्ष गुणवत्ता को मापता है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह डेटा उपयोग नियम निर्धारित करने की शक्ति के साथ एक राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस प्राधिकरण की स्थापना करता है, सही है। NDGF अर्थात राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नागरिकों द्वारा सीधे व्यक्तिगत डेटा के मुद्रीकरण को सक्षम बनाता है, गलत है, क्योंकि यह व्यक्तियों को उसके व्यक्तिगत डेटा का मुद्रीकरण की अनुमति नहीं देता है, बल्कि व्यक्तिगत डेटा सख्ती से विनियमित है और बिक्री के लिए नहीं। यह ढांचा गैर संवेदनशील सरकारी डेटा सेट को सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले तौर पर साझा करने का आदेश देता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह NLCM गति शक्ति और PLI लॉजिस्टिक योजना जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है, सही है। इसका लक्ष्य 2032 तक लॉजिस्टिक लागत को GDP के 13% से 10% तक नीचे करना है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल मिशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कुशल जल उपयोग गतिविधियों को बढ़ावा देना, सही है। भूजल सर्वेक्षण और विनियमन करना, सही है। नदी जलग्रहण क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण करना, सही है। तटीय क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करना, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सामान्य निवासियों का डेटाबेस है जिसमें जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक डेटा शामिल होता है, सही है। इसका उद्देश्य भविष्य में जनगणना को प्रतिस्थापित करना है, गलत है, क्योंकि यह जनगणना को प्रतिस्थापित करना इसका उद्देश्य नहीं है। रजिस्टर को स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से लगातार अपडेट किया जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा एक परियोजना है और इसमें शामिल हैं भारत, रूस और ईरान के माध्यम से रेल, रोड, समुद्री मल्टी मॉडल मार्ग, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डिजिटल गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ग्राम पंचायतों में मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई प्रदान करता है, सही है। इसमें कंप्यूटर साक्षरता प्रशिक्षण केंद्र शामिल है, सही है। यह पहले दिन से सभी गांवों के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड अनिवार्य करता है, गलत है। यह ग्राम डिजिटल केंद्रों के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, R&D स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक ब्याज मुफ्त सॉफ्ट लोन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे वर्ष 2020 में गंगा नदी की डॉल्फिन पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया था, सही है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का लक्ष्य प्रोजेक्ट गंगा के साथ तालमेल स्थापित करता है, सही है। इसमें नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन संरक्षण का प्रयास शामिल है, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। जब प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात हो रही है तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र यह पटना कॉलेज में गंगा नदी के किनारे इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें अद्वितीय डिजिटल पहचान, भुगतान प्रणाली और डेटा विनियमन परतें शामिल हैं, सही है। यह विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया एक ढांचा है, गलत है, क्योंकि यह
विश्व बैंक नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संस्थानों और डिजिटल पब्लिक गुड्स के समर्थकों के द्वारा यह प्रचारित किया जाता है। यह भारत का यूपीआई, आधार और ई साइन जीडीपीआई के उदाहरण है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेडरल बैंक की एस 5.0 सुधार एजेंडा के अनुरूप है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शाखा रहित बैंकिंग और डिजिटल प्रथम मॉडल पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। प्रोजेक्ट मौसम संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, सही है, जिसका उद्देश्य है हिंद महासागर विश्व के समुद्री व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित करना। सही है। तीसरा, यह परियोजना हिंद महासागर क्षेत्रों में सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों पर केंद्रित होती है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे वर्ष 2020 में 102 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ शुरू किया गया था। सही है। एनआईपी में आर्थिक और सामाजिक दोनों अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं। सही है। इसमें ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विशेष स्टील को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ऑटोमोटिव क्षेत्र, निर्माण और संरचना क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट वृक्ष वन का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में वनीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करता है। अटल नवाचार मिशन स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करता है ताकि स्टेम में जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जा सके। सही है। AIM अर्थात अटल नवाचार मिशन में कृषि और स्वास्थ्य के लिए अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शामिल है। सही है। यह अपने कार्यक्रम के तहत इंक्यूबेशन स्टार्टअप्स को सीधे इक्विटी निवेश प्रदान करता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह नागरिकों को एक अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी के माध्यम से राज्यों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में शुरू किए गए PMPVTG विकास मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आवास, पानी, स्वास्थ्य, सड़क पहुंच में सुधार करना है। सही है। यह 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है। सही है। यह मिशन केवल अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में लागू किया जाता है। गलत है, क्योंकि यह बहुल राज्यों तक सीमित नहीं है। इसके कार्यान्वयन अर्थात PVTG आबादी के आधार पर होता है। यहाँ तक कि सामान्य आबादी वाले राज्यों जैसे बिहार और उड़ीसा में भी यह लागू होता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना व्यक्तिगत स्तर पर कल्याण योजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कुल स्थापित नवीकरणीय क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI जारी करता है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यह जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो जब ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में जो जारी हुआ 163 देशों का इंडेक्स जारी हुआ। इसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो और पहला स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को।
आइसलैंड को, अर्थात विश्व में सबसे शांत देश आइसलैंड है और सबसे अशांत देश अर्थात 163वां स्थान जो प्राप्त हुआ है यमन को प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है, कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई एग्री कार्बन क्रेडिट योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही उत्तर मिट्टी के कार्बन को बढ़ाने और उत्सर्जन को कम करने वाली प्रथाओं के लिए किसानों को पुरस्कृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे भारत ने क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था, सही है। इसका स्तंभ टिकाऊ समुद्री अर्थव्यवस्था है, सही है। चीन और पाकिस्तान IPOI अर्थात इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के अस्थायी सदस्य देश हैं, गलत है, क्योंकि इसके जो अस्थायी सदस्य देश हैं न तो चीन और न ही पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान इसके अस्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में शुरू किए गए इंडिया AI मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 2025 में इंडिया AI मिशन कब शुरू हुआ था? 2025 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य है कंप्यूटर और संरचना, डेटाबेस और अनुसंधान अनुदान सहित एक व्यापक AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना या निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन स्पेस ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शहरी प्रकाश प्रदूषण से मुक्त उच्च ऊंचाई खगोलीय अवलोकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब और इराक जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस बन गया है, ऑप्शन नंबर सी, और इसने ईरान को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किया गया मेरा युवा भारत मंच मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, युवा नेतृत्व वाले विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य भारत में एक लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है, सही है। यह मिशन केवल डिजाइन स्तर न कि फैब्रिकेशन स्तर के बुनियादी ढांचे का समर्थन करता है, गलत है, क्योंकि यह फैब्रिकेशन और डिजाइन दोनों घटकों का समर्थन करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 की शुरुआत में भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा ऑपरेशन चक्र सेकंड शुरू किया गया था। ऑपरेशन चक्र सेकंड शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध सिंडिकेट का विघटन करना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के अंत में शुरू की गई सागर समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मत्स्य पालन और तटीय समुदाय कल्याण को बढ़ावा देने से। सागर समृद्धि योजना आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाहों, कोल्ड चेन, मछली पकड़ने के उपकरण आधुनिकीकरण और सीमांत मछुआरों के वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ड्राफ्ट के तहत भारत का डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम DCA मुख्य रूप से क्या करना चाहता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल बाजारों में एकाधिकारवादी प्रथाओं को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 में चर्चा किए गए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें से भारत शामिल है, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस, ये चारों इसमें से शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 भारत अध्यक्षता के दौरान शुरू किए गए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, अर्थात G20 की जब अध्यक्षता कर रहा था भारत, उस समय ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भारत के द्वारा शुरू किया गया, भारत की अध्यक्षता में शुरू किया गया। तो इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसका उद्देश्य बायोफ्यूल्स के वैश्विक व्यापार और मिश्रण को सुगम बनाना है। सही है। भारत, ब्राजील और अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य हैं। सही है। यह गठबंधन केवल इथेनॉल आधारित ईंधनों को बढ़ावा देती है। गलत है, क्योंकि यह इथेनॉल के अतिरिक्त भी कई बायोफ्यूल्स का समर्थन करता है, जिसमें से इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस शामिल है, न कि केवल इथेनॉल। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत ने अग्नि 5 MIRV का सफल परीक्षण किया। MIRV का पूर्ण रूप क्या होगा यहाँ पर? सही उत्तर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI जारी किया है? तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करने वाला संस्थान है भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI। RBI जारी करता है क्या? DPI, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, RBI जारी करता है। इसके लिए RBI जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी करता है, इसके लिए आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2018 को यह यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य ने NTPC और निजी कंपनियों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन वैली पहल शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में भारतीय कंपनी NTPC और निजी कंपनियों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन वैली पहल शुरू की है। गुजरात जो अपने नवीकरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, गुजरात ने कांडला और धुलेरा के पास एक हाइड्रोजन वैली शुरू की, ताकि हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, औद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, जो भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत न्याय रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुलिस, न्यायपालिका, जेलों और कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय वितरण के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करता है। सही है। महाराष्ट्र ने बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसे नीति आयोग के द्वारा NGO के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। गलत है, क्योंकि इसे टाटा ट्रस्ट और इसके सहयोगियों द्वारा जारी किया जाता है, न कि नीति आयोग द्वारा। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित विज्ञान समागम प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 2025 में आयोजित हुआ था विज्ञान समागम का उद्देश्य था LIGO और CERN, LIGO और CERN जैसे मेगा विज्ञान परियोजनाओं में भारत के योगदान को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर सी सही। विज्ञान समागम एक बड़े पैमाने का प्रदर्शनी है, जो CERN, LIGO, SKA, FAIR और अन्य जैसे वैश्विक मेगा विज्ञान परियोजनाओं में भारत की भागीदारी को प्रदर्शित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को प्रेरित करना और भारत के प्रभाव को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में शुरू की गई PM ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो PM ई-बस सेवा योजना कब शुरू की गई थी? 2024 में शुरू की गई थी PM ई-बस सेवा योजना, और इसका मुख्य उद्देश्य है PPP मोड के तहत शहरों में 10,000 ई-बसों की तैनाती का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, और इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार ने की है। तो यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चिन्हित करता है। सही है। 2025 में भारत सरकार ने इंडिया गेट पर बोस की होलोग्राम प्रतिमा का उद्घाटन किया था। गलत है। इंडिया गेट पर बोस की होलोग्राम प्रतिमा का तो उद्घाटन भारत सरकार ने किया था, लेकिन यह 2025 में नहीं किया था, बल्कि यह 2022 में किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा ने उसी स्थान पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया था। सही है। इसलिए सही कथन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पारित और 2025 में लागू होने की उम्मीद वाले भारतीय न्याय संहिता BNS का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, औपनिवेशिक युग के IPC को अद्यतन आपराधिक संहिता के साथ प्रतिस्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में शुरू किया गया अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन निम्नलिखित में से किस लिए डिजाइन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो 2024 में ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह जो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, यह 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में इसका आयोजन किया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी सीमावर्ती गांवों के विकास से संबंधित है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो INS इम्फाल क्या है? यह स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड है INS इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया शक्ति पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शक्ति पोर्टल संबंधित है चुनावी भागीदारी में महिला केंद्रित मुद्दों को मैपिंग करना और उसका समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में विस्तारित राष्ट्रीय वायु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 विश्व पुस्तक मेला किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो विश्व पुस्तक मेला अधिकांशतः नई दिल्ली में आयोजित होता है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में घोषित राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड का उद्देश्य है स्व प्रकाशित लेखकों और क्षेत्रीय कवियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता की विरासत के संदर्भ में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी का ध्यान है संबंधित है UPI डिजी लॉकर जैसे DPI मॉडल को विकासशील देशों के साथ साझा करना, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ एक प्रमुख मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता EFTA पर, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA पर समझौता पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों में शुरू किया गया आत्मन प्रोजेक्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड थ्रेड मैनेजमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन आत्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट GIB निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से, संबंधित है प्रोजेक्ट GIB। इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी है, यह प्रोजेक्ट राजस्थान और गुजरात में इसके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडों की कृत्रिम उष्मायन, आवास संरक्षण और ड्रोन आधारित निगरानी को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में व्यवसायीकरण की गई भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, सांस्कृतिक आयोजन और उसके स्थलों से उसे मिलान करना है और देखना है कौन सही है। तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, सही है। कुंभ मेला नासिक में लगता है, सही है। और इस बार जो कुंभ लगा था प्रयागराज में लगा था, उत्तर प्रदेश में। तो कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगता है, भारत के 4 स्थानों पर लगता है, इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में इस वर्ष लगा था। लोसर उत्सव लद्दाख से संबंधित है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बोधगया में आयोजित किया गया था बौद्ध महोत्सव 2025, जो बोधगया में कालचक्र मैदान में
आयोजित किया गया था बौद्ध महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया की पारंपरिक पत्थर कला को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस कला के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पत्थरगट्टी गांव। पत्थरगट्टी गांव जो कि गया के पास ही स्थित है, अपनी पत्थर की नक्काशी की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काले ग्रेनाइट का उपयोग करके कारीगर बुद्ध और भगवान महावीर की मूर्तियां बनाते हैं। इन पत्थरों से बना विश्वनाथ मंदिर इस कला के ऐतिहासिक महत्व को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उत्सव 1998 में शुरू किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, शाही लीची को भी प्राप्त हो चुका है और मगही पान को भी जीआई टैग प्राप्त है, लेकिन भागलपुरी सिल्क को जीआई टैग प्राप्त नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किस मंदिर क्षेत्र का पुनर्विकास किया जा रहा है? यह बिहार से संबंधित है तो महाबोधि मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बिहार में महाबोधि मंदिर का पुनर्विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के राष्ट्रीय खेलों में बिहार को 25 वर्षों में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो यह किस खेल में बिहार को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? लॉन टेनिस में प्राप्त, लॉन बॉल्स में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परी रोबोट को किस रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया था? तो परी रोबोट जो है इसे शुरू किया गया पटना रेलवे जंक्शन पर। परी रोबोट को यहाँ पर शुरू किया गया। यह परी रोबोट जो है यह यात्रियों की सहायता के लिए यह रोबोटिक सहायता प्रदान कर रहा है। परी रोबोट यह यात्रियों को ट्रेन की जानकारी देगा और पूछताछ सेवाओं में पटना जंक्शन पर मदद कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के स्कूल नामांकन प्रणाली में पीईएन का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट एजुकेशन नंबर। पीईएन मतलब कि परमानेंट एजुकेशन नंबर। यह कक्षा 2 से आगे नामांकन करने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य है। यह एक 12 अंक का डिजिटल नंबर होता है, पैन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहटा हवाई अड्डा कब तक चालू होने की उम्मीद है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2027 तक बिहटा हवाई अड्डा चालू होने की उम्मीद है। इसे एक रूस की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है पटना हवाई अड्डा पर दबाव कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारत का पहला पक्षी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में भारत का जो पहला पक्षी संग्रहालय है यह नागी पक्षी अभ्यारण्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागी पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड साइट्स के रूप में, रामसर साइट्स के रूप में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर क्षेत्र पुनर्विकास योजना किस धार्मिक मेले से संबंधित है? तो हरिहर क्षेत्र पुनर्विकास मेला सोनपुर मेला से संबंधित है। हरिहर नाथ, इस सोनपुर मेला क्षेत्र में हरिहर नाथ मंदिर स्थित है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर इसका भी पुनर्विकास किया जाना है। हरिहर नाथ मंदिर को। यह सोनपुर मेला एक सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचट डैम को इको टूरिज्म हब की योजना किस जिले में बनाई गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में। करमचट डैम जो कि कैमूर जिले में है और दुर्गावती नदी पर, कैमूर जिले में दुर्गावती नदी पर स्थित है करमचट डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुमरांव में आगामी संगीत कॉलेज किस ऐतिहासिक संगीतकार से जुड़ा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर डुमरांव में एक संगीत कॉलेज स्थापित किया जाना है। यह बिहार का पहला संगीत कॉलेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पक्षी जनगणना में किस जिले में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की संख्या दर्ज की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति यात्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रगति यात्रा अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित है जो कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा के लिए प्रगति यात्रा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत मखाना उत्पादन बिहार से आता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 80% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। हाल ही में बिहार से
किस मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर को। तो इस बार 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसमें से बिहार के कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर कितनी थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में GSDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र क्या है? तो सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 29,095 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर क्या थी? तो 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 66,828 रुपया। 66,828 रुपया वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सड़क का घनत्व कितना है? सही उत्तर 3167 किलोमीटर। बिहार में सड़क का घनत्व है 3167 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में सबसे अधिक में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार का GSDP चालू कीमतों पर स्थिर कीमतों की तुलना में अधिक है, सही है। सेवा क्षेत्र बिहार के GSDP में सबसे बड़ा योगदान करता है, सही है। माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट की दरें बढ़ गई हैं, गलत है। और बिहार बिजली की खपत मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक है, गलत है, क्योंकि बिजली की खपत जो है पटना में सबसे अधिक है, मुजफ्फरपुर में नहीं है। और ड्रॉप आउट की दर में कमी आई है, बढ़ी नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 56.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एशियाई जल पक्षी जनगणना में किस शहर में सबसे अधिक पक्षी आबादी दर्ज की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिहटा को। बिहार के बिहटा को सिलिकॉन वैली के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 363 किलोवाट। 363 किलोवाट हो गई है बढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई में वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि कितना हुई है? 835 किलोमीटर से बढ़कर हो गई है 1.17 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना बिहार में ग्रीन बजट और जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जल जीवन हरियाली मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतावरी के लाभों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवच प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कवच प्रणाली संबंधित है रेलवे की सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया आयकर बिल किसे प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आयकर अधिनियम 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का लक्ष्य क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष 25। भारत का लक्ष्य था शीर्ष 25। यह जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ष 2023 में 139 देशों की रैंकिंग निकाली गई। इस 139 देशों में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 38वां 139 देशों में, और यह जारी करता है विश्व बैंक, और भारत का लक्ष्य है 2030 तक शीर्ष 25 में शामिल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का थीम क्या था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय महाकाव्यों में कला और संस्कृति। धन्यवाद।